हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने समस्थानिक संभारिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और हमने पता किया था अल्फा कण का उत्सर्जन हो तो कौन सा जो है पिता पुत्री नाभिक में संबंध होगा, बीटा कण का उत्सर्जन हो तो क्या संबंध होगा, और इस तरह से पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो तो क्या संबंध होगा, और अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने देख लिए थे। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आज की क्लास में हमको जो परमाणु के बारे में पढ़ना है वो था विभिन्न परमाणुवीय मॉडल। यानी दोस्तों, आज तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई केंद्र में नाभिक होता है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आज हमारे लिए सब कुछ आसान है, लेकिन सोचो जब किसी को परमाणु के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था उस वक्त के क्या हालात रहे होंगे। तो कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हम कि हम कुछ नहीं जान रहे थे, वहां से लेके आज इतना सब कुछ जान रहे, यहाँ तक की बात होगी, है ना। पहले अणु को जाना होगा, परमाणु को जाना होगा, इलेक्ट्रॉन को जाना होगा, प्रोटॉन को जाना होगा, न्यूट्रॉन को जाना होगा, अलग अलग कणों को जाना होगा। तो किस तरह से ये सफर तय किया हमने, कितनी सामने समस्याएं, सामने कितने वैज्ञानिक इसमें लगे। तो लगे तो बहुत सारे वैज्ञानिक, लेकिन सब ने अपने कुछ ना कुछ मॉडल दिए। फिर धीरे धीरे एक मॉडल जो है उसका बहिष्कार किया गया, उसको गलत साबित किया गया, और एक नया मॉडल दिया गया जिसको सही साबित किया गया। आगे से आगे इस तरह से इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास होता रहा और अलग अलग मॉडल देते रहे। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत से मॉडल कुछ हद तक लागू होते हैं, कुछ हद तक लागू नहीं होते। तो अपन धीरे धीरे सबकी जानकारी हासिल करेंगे, देखेंगे किसने कौन सा मॉडल दिया, ये मॉडल क्या कहता है, परमाणु के बारे में क्या जानकारी देता है, इसके बाद इसमें क्या कमी रह गई, इस कमी को अगले मॉडल ने कैसे पूरा किया, फिर उस अगले में क्या कमी रह गई, उस अगले वाले ने कैसे पूरा किया। ये सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे विभिन्न परमाणुवीय मॉडल। ओके, तो देखना, परमाणुवीय मॉडल को पढ़ने से पहले अपन मॉडल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले परमाणु की जानकारी कहां से ये बता देते हैं ना। तो इसके लिए अपन देते हैं डाल्टन की अवधारणा। डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था। ये साइंटिस्ट क्या बोलता था, डाल्टन बोलता था कि कोई भी कण है या कोई भी पदार्थ है, वो द्रव्य की सूक्ष्मतम जो इकाई होगी उसको परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, परमाणु। द्रव्य या पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होगी उसको अपन परमाणु कहेंगे, और इसको अपन आगे और विभाजित नहीं कर सकते, ये डाल्टन ने बोला था। हालांकि बाद में हमने पता किया कि परमाणु को भी आगे विभाजित किया जा सकता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से और आगे पहुंचे तो क्वार्क कण जो होते हैं इनकी भी खोज हो चुकी है, लेकिन पहले ये बात बताई गई है ना। दूसरी बात क्या बताई डाल्टन ने, कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु होते हैं पुनर्व्यवस्थित होते हैं। परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पुनर्व्यवस्थित, है ना। जैसे कि आप देख लो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, एक कंपाउंड लिया, दूसरा कंपाउंड लिया, दोनों रिएक्शन कर ली, तो इसका जो परमाणु होगा वो इसके साथ आ जाएगा, इसका परमाणु इसके साथ आ जाएगा, कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो परमाणु क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में पुनर्व्यवस्थित होते हैं। और बताया कि जैसे एक कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ के अंदर जितने परमाणु हैं वो सारे परमाणु आपस में समान होंगे और दूसरे पदार्थ से भिन्न होंगे। जैसे आपने लोहे का टुकड़ा उठाया Fe, तो मान लो इस तरह से, ये भाई आजा, इस तरह से मान लो ये कोई लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है इस तरह से। अब इस लोहे के टुकड़े के अंदर आप देखो ये परमाणु कौन सा है, तो ये Fe का परमाणु होगा, क्योंकि लोहा तो Fe से बना है। तो आप इसके अंदर दूसरा परमाणु देखो तो ये भी Fe का होगा, और इसके अंदर सारे के सारे परमाणु किसके होंगे, Fe के परमाणु होंगे, और ये Fe के परमाणु सारे आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। यानी एक पदार्थ के जितने परमाणु होते हैं वो सारे समान होते हैं। लेकिन कल को बात करते हैं सोडियम की, ये टुकड़ा सोडियम का है, तो सोडियम का एक परमाणु, दूसरा परमाणु, इस तरह सोडियम के सारे परमाणु होंगे। आप कहोगे क्या सोडियम के परमाणु इस Fe के परमाणु के समान होंगे क्या, तो नहीं है। अलग अलग पदार्थों के परमाणु जो होंगे समान नहीं होंगे, लेकिन खुद के परमाणु आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ये बात डाल्टन भाई साहब ने बोल दी थी। ओके, तो ये तो भाई डाल्टन की बात होगी, जो कि अभी कुछ 100, 200, 250 साल पहले बोली, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये बातें बहुत पहले हो चुकी थी, वैदिक काल में ही ऐसी बातें हो चुकी थी। एक थे महर्षि कणाद, क्या नाम था, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या बोला, महर्षि कणाद सूक्ष्मतम इकाई तक पहुंच गए थे, और उन्होंने बोला जिसकी हम आज परमाणु की बात, जिस समय डाल्टन परमाणु की बात कर रहा था, डाल्टन के लिए जो परमाणु था उससे भी और छोटे रूप पर महर्षि कणाद पहुंच चुके थे। और इसके जानकारी अपने को कहाँ मिलती है, वैसे तो हमारे वेदों में इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन जो 12th NCERT फिजिक्स, उसके अंदर ये जानकारी लिखी हुई है कि महर्षि कणाद जो है इन वैज्ञानिकों से पहले भी द्रव्य की सूक्ष्म इकाई तक पहुंच गए थे। क्योंकि एनसीईआरटी की बात थी इसलिए मैंने नाम बता दिया, कौन सी ऋषि थे, महर्षि कणाद। ओके, अपने ज्यादा जानकारी इसके और यहाँ पर नहीं है। हालांकि मैं आपको और बात बता दूं, जो महर्षि कणाद जिसकी बात कर रहे थे वो हो सकता है आध्यात्मिक रूप से आत्मा परमात्मा इस तरह से होगी, आत्मा के लिए या सूक्ष्मतम इकाई के लिए, उसी के लिए बोलते हैं। हाँ, लेकिन कुल मिला के वो उस सूक्ष्मतम तत्व तक पहुंच चुके थे। डाल्टन ने क्या बोला कि द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। ओके, जिसको एटम कहते हैं इंग्लिश में। ये हो गई डाल्टन की अवधारणा।
अब अपन परमाणु मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु मॉडल सबसे पहले अपन पढ़ते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका? थॉमसन का। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्लम पुडिंग मॉडल। देखना प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे ये है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या है ये प्लम पुडिंग मॉडल? आपने तरबूज देखा है, जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से तरबूज से की उसने तुलना, परमाणु की तुलना है वो किससे की? वाटरमेलन से, तरबूज से। देखो तरबूज के अंदर आपको ये वाला खाली लाल हिस्सा नजर आ रहा है, ये लाल हिस्सा, ये वाला लाल हिस्सा। तो ये बोलता है कि परमाणु में भी इस तरह से, तरबूज में लाल हिस्सा होता है, परमाणु में भी ऐसा बहुत सारा खाली हिस्सा होता है ना। तो तरबूज का जो लाल हिस्सा है, तरबूज का कौन सा हिस्सा? लाल हिस्सा। वैसे ही परमाणु का धनावेशित हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा? धनावेशित हिस्सा। तरबूज के लाल हिस्से की तुलना इस थॉमसन ने किससे की थी? इसने परमाणु के धनावेशित भाग से की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात, थॉमसन ने तरबूज के लाल हिस्से की तुलना परमाणु के धनावेशित भाग से की। आगे थॉमसन भाई साहब क्या बोलते हैं? थॉमसन भाई साहब कहते हैं कि जैसे तरबूज में काले काले बीज नजर आ रहे हैं आपको धसे हुए, इस लाल हिस्से के अंदर काले काले बीज धसे हुए आपको दिख रहा है डायग्राम में। तो ये जो तरबूज में बीज धसे हुए, इसी तरह से परमाणु में भी जगह जगह क्या धसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन। ओके, तो तरबूज के बीजों की तुलना परमाणु के किस हिस्से से की इसने? इलेक्ट्रॉन से। यानी इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित भाग है। तो परमाणु के ऋणावेश की तुलना तो बीज से करते हैं थॉमसन भाई साहब, और परमाणु के धनावेश की तुलना तरबूज के लाल भाग से करते हैं। यही थॉमसन का परमाणु मॉडल है। ओके, इसी को अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। बहुत इजी है, कितना इजी है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या बोला कि तरबूज का जो लाल हिस्सा होता है वैसे ही परमाणु का धनावेशित हिस्सा होता है, और जैसे तरबूज के लाल हिस्से में बीज धसे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, वैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, बिखरे हुए पूरे हिस्से में रहते हैं। तो एक तरह से देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अपन पढ़ रहे हैं इतने दिनों से परमाणु, तो मैं रोज ही बोल रहा हूँ कि जैसे ये नाभिक है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात ये थॉमसन भाई साहब कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अपन तो बोल रहे हैं कि सारा धनावेश जो होता है केंद्र में होता है, क्योंकि प्रोटॉन केंद्र में और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, तो ऋणावेश बाहर होता है, केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन। और ये क्या बोल रहा है कि धनावेश सब तरफ बिखरा हुआ है और ऋणावेश भी बिखरा हुआ है। तो बताओ सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? थॉमसन ने ये बात गलत बोल दिया ना, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल। आगे बढ़ जाओ। थॉमसन के बाद अगली अपन बात करें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बहुत ही अच्छा मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। देखना, ये है रदरफोर्ड, जो इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। कौन सा? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ओके, ये क्या कर रहे हैं? अल्फा कण के ऊपर, अल्फा कणों से प्रयोग कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? सोने की पन्नी पर, यानी कि स्वर्ण पर्णिका। स्वर्ण पर्णिका, इसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। सोने की पन्नी ली, देखना कैसे क्या हुआ, समझना। इन्होंने क्या किया? एक सोने की इस तरह से पन्नी ली, ओके, और यहां पर बाहर, यहां से इन्होंने इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, और वो अल्फा कण यहां से इधर टकरा टकरा कर इस तरह से निकलते रहे, तो सारे अल्फा कण विक्षेपित हुए, अल्फा कण वापस आ गया। तो इन्होंने कुल मिलाकर क्या किया? सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। अब ये अल्फा कण क्या चीज होती है? तो अल्फा कण मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझा दिया था, हीलियम के नाभिक। क्या होता है? हीलियम के नाभिक। इसी को अपन क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करा दिए थे अल्फा कणों के ऊपर। तो ये अल्फा कण प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। क्या किया था? सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार दी। अब इससे उसको क्या फायदा हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, इसको समझते हैं। देखना, जैसे ये डायग्राम देखो, इसके अंदर आप देखो, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये परमाणु है। कौन, किसका परमाणु? इसने सोने की पन्नी के ऊपर प्रयोग किया था, तो ये स्वर्ण नाभिक है। कौन सा? स्वर्ण नाभिक या स्वर्ण परमाणु बोल दो। स्वर्ण नाभिक के ऊपर इसने क्या किया? इसने जो है अल्फा कणों की बौछार की। तो इधर से सारे अल्फा पार्टिकल इसने बौछार की। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो अल्फा कण थे, बहुत सारे अल्फा कण सीधे ही निकल गए। इसने लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार की, 20,000 अल्फा कणों की बौछार की। तो उसमें से अधिकांश जो थे वो सीधे ही निकल गए, अधिकांश सीधे निकल गए। इससे क्या पता चला? ये परमाणु तो आपको दिख रहा है कितना बड़ा है, ये देखो, ये रेडियस जो है, इसकी आउटर ऑर्बिटल देखो, इतना बड़ा परमाणु, और इसका नाभिक देखो, ये रहा केंद्र में छोटा सा। तो नाभिक तो इसका छोटा और ये परमाणु इतना बड़ा, लेकिन सारे के सारे अल्फा कण, ज्यादातर अल्फा कण निकल रहे हैं सीधे। इसका मतलब इसका अधिकांश हिस्सा कैसा है? खाली है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसका अधिकांश हिस्सा, परमाणु का अधिकांश हिस्सा जो होता है वो खाली होता है या रिक्त होता है। पहली बात तो अपने को ये पता चल गई। और देखना और क्या पता चलता है,
यहाँ पर देखना कुछ अल्फा कण 0 से लेकर 180 डिग्री के मध्य कोणों पर विक्षेपित हुए। कुछ देखो ये एक ऐसा मुड़ गया, एक ऐसे मुड़ गया, एक ऐसे मुड़ गया, ऐसे तो बहुत सारे अल्फा कण विक्षेपित हो गए। ओके, अब देखना इनमें से एक अल्फा कण देखना, जैसे ये वाला अल्फा कण ये चला सीधा आया और वापस उसी रास्ते पर लौट गया, यानी ये 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। कितने पर? एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ, यानी ऐसा आया और पलट करके वापस ऐसे ही चला गया, जिधर से आया उधर से वापस यू टर्न ले लिया इसने। तो इससे क्या पता चला कि परमाणु का जो धनावेश होता है, थॉमसन ने तो बोला था कि पूरी तरफ बिखरा रहता है जैसे तरबूज का लाल बाग होता है। रदरफोर्ड बोलता है नहीं भैया, गलत बोलता है। परमाणु का जो धनावेश होता है वो पूरे में बिखरा नहीं रहता, बल्कि सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। क्योंकि मेरा एक अल्फा कण वापस आया है, अगर सब तरफ बिखरा होता तो सारे के सारे अल्फा कण वापस आ जाते। अब आपको डाउट आ रहा है अल्फा कण से इसका क्या लेना देना, तो सुनना, जो नाभिक होता है नाभिक धनावेशित होता है, तो ये धनावेश समझ में आ रहा है। अल्फा कण जो मैंने बताया था हीलियम के नाभिक Fe4, इस पे कितना आवेश होता है? +2। तो ये धनावेश ये धनावेश, बोलो प्लस प्लस आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस भी एक दूसरे से दूर भागेंगे और प्लस प्लस भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसे समझ में नहीं आता तो चुंबक के केस में समझ सकते हैं, तुलना करने के लिए। जैसे चुंबक का नॉर्थ पोल होता है और चुंबक का नॉर्थ पोल होता है, दोनों चुंबक के आप नॉर्थ पोल को पास लाओ तो चिपकते नहीं है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। एक चुंबक का साउथ पोल दूसरे का नॉर्थ पोल, तब जाकर इनमें आकर्षण होता है। तो जैसे समान ध्रुव जो होते हैं चुंबक के, वो भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, वैसे ही समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते बल्कि प्रतिकर्षित करते, दूर दूर भेजते हैं। माइनस माइनस भी दूर जाएंगे और प्लस प्लस भी दूर जाएंगे। एक प्लस और एक माइनस होगा तो दोनों में आकर्षण होगा। तो यहाँ पर देखना जो अल्फा कण था इस पर धनावेश था, और जो नाभिक है इस पर भी कैसा आवेश है? धनावेश है। इस वजह से क्या होता है कि अल्फा कण धनावेश धनावेश में प्रतिकर्षण के कारण वो अल्फा कण वापस भागता है। ओके, यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ गई। तो ये जो थॉमसन ने बोला था, उस थॉमसन की बात को इसने गलत साबित कर दिया। किसने? रदरफोर्ड ने। थॉमसन ने बोला कि सब तरफ इसका धनावेश बिखरा रहता है। रदरफोर्ड बोलता है भैया सब तरफ नहीं होता है, केवल केवल कहाँ होता है? केंद्र में इसका धनावेश केंद्रित होता है परमाणु का। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरा ये बोलता है कि मेरे जो कुछ अल्फा कण है वो अलग अलग कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसके परमाणु के अंदर अलग अलग कक्षाएं होंगी, उन अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते होंगे। दूसरी बात इसने ये बोली। तो यहाँ पर पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूर्णन गति करते हैं, ये भी रदरफोर्ड ने बता दिया, और सारा जो आवेश होता है ये नाभिक में होता है, ये भी रदरफोर्ड ने बता दिया। तो परमाणु के खोज के बारे में, इसकी संरचना के बारे में एक और स्टेप हम आगे बढ़ गए थे। अब देखना ये जो परमाणु की ये जो कक्षा होती है, इसकी त्रिज्या का आकार कितना होता है लगभग? तो ये इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। कितनी? 10⁻⁻10 मीटर की। और नाभिक की बात करें तो नाभिक की त्रिज्या तो होती है 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है, यानी नाभिक बहुत ही छोटा होता है। इस पूरे परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत ही छोटा है। परमाणु बड़ा और छोटा सा नाभिक। एनसीईआरटी बोलती है कि आप इसकी तुलना कैसे कर सकते हो? आप जैसे एक स्टेडियम देखते हो, तो एक स्टेडियम की तुलना एक परमाणु से कर सकते हो, और स्टेडियम के अंदर छोटी सी बॉल होती है, उस बॉल की तुलना आप नाभिक से कर सकते हो। यानी इतना बड़ा परमाणु होगा तो इतना छोटा उसका नाभिक होगा। मतलब नाभिक जो होता है बहुत ही छोटा होता है, अधिकांश हिस्सा परमाणु में खाली होता है। ओके, ये हो गई भैया जी रदरफोर्ड के प्रयोग की बातें। आपको रदरफोर्ड का प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, इसके अंदर और क्या होता है? जो हायर लेवल एजुकेशन होती है उनमें क्या बताया जाता है? यहाँ पर देखना जो अल्फा कण था ना, इस नाभिक के टच नहीं हुआ और यहाँ से कुछ दूरी पर ही वापस लौट गया। इस दूरी को आर नोड बोला जाता है। उस आर नोड की गणना की जाती है स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत से। लेकिन अपने को ये गणना करनी नहीं है क्योंकि अपन इतना हाई लेवल पर नहीं चल रहा है, अपने को बस नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए परमाणु मॉडल की। ओके, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। देखना रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत सारी कमियां रहेगी। आप बोला थॉमसन से तो अच्छा किया इसने, लेकिन क्या इसने 100% सही दे दिया अपना? नहीं, इसने 100% परमाणु की जानकारी नहीं दी। इसके मॉडल में बहुत सारी कमियां रहेगी। अब इन कमियों को अपन डिटेल से पढ़े तो बहुत ही भारी है, लेकिन अपन सुपरफिशियली हल्की फुल्की जानकारी लेते हैं। जैसे पहली क्या बताई इसने कि नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ये बोल रहा है कि परमाणु का नाभिक केंद्र में होता है, तो केंद्र में स्थायी कैसे है नाभिक? यहाँ पर ये नाभिक विकसित क्यों नहीं होता था, खत्म क्यों नहीं होता, कैसे स्थायित्व है इसका, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी, क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। उस टाइम पे एक क्लार्क मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट और चल रहा था जिसने अपना सिद्धांत अलग से दे दिया था, तो उसके सिद्धांत को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। क्या बोलता था उसका सिद्धांत कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेशित कण जो होते हैं वो आकर्षण केंद्र के चारों ओर गति करते हैं और निरंतर अपनी ऊर्जा का त्याग करेगा और लास्ट में जाकर के केंद्र में गिर जाएगा। सुनना, आकर्षण केंद्र जैसे ये बोल रहा है कि जो परमाणु होता है उसका नाभिक धनावेशित होता है, तो नाभिक पर तो पॉजिटिव चार्ज धनावेश है, उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? ऋणावेश। तो ये तो धनावेश और ये ऋणावेश, दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षण केंद्र के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। सही बात है। लेकिन क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत बोलता है कि अगर आकर्षण केंद्र के चारों ओर कोई कण गति करता है तो
कि उस आकर्षण की वजह से निरंतर अपनी ऊर्जा को खोएगा और धीरे धीरे इसके पास आता जाएगा, धीरे धीरे इसके पास आता जाएगा और इसकी ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि लास्ट में आकर के वहीं पर गिर जाएगा। कुल मिला के कुछ ऐसी सी बात बन रही है कि वो बोलता है कि अगर ये नाभिक है जो कि धनावेशित है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋणावेशित है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो हर बार ऊर्जा इसकी कम होती जाएगी, ऊर्जा कम होगी तो इसकी त्रिज्या घटेगी और ऐसे करते 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 लास्ट में कहां पर गिर जाना चाहिए, लास्ट में नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटते काटते लास्ट में नाभिक में गिर जाता है क्या? नहीं भैया, हकीकत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये बात जो है इसकी व्याख्या है ये नहीं कर पाया कौन? रदरफोर्ड नहीं कर पाया। किसके सिद्धांत की व्याख्या? क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत की व्याख्या। ओके, और आगे बढ़ जाते हैं। और क्या कमी रहेगी रदरफोर्ड में? रदरफोर्ड के मॉडल में ये कमी रह गई कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम होता है ये स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए था और वास्तव में कैसा होता है? असतत प्राप्त होता है। अब देखना स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये लैब वाली बातें हैं, हाई लेवल की बातें, अपने को इसमें डीपली नहीं घुसना है ना। जैसे मैं लाइनें खींचूं तो आपको लाइनें नजर आ रही है ना, तो एक लाइन दिख रही, दूसरी लाइन दिख रही, तीसरी लाइन दिख रही, तो ये जो है असतत है। लेकिन मैं इतनी पास पास बना दूं कि आप इनमें कोई विभेद ही नहीं कर पाओ तो इनको सतत बोल देंगे। तो कुछ वैसा सा इनका क्या स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम सतत क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए था। किसके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार। लेकिन हमने हकीकत में उसको बना करके देखा तो असतत प्राप्त होता है। बस ये इतना सा ध्यान रखना, ज्यादा डीपली इसमें घुसना नहीं। ओके, ये हो गई रदरफोर्ड की बातें। रदरफोर्ड के बाद अब इसके मॉडल में कमियां, तो इसको पूरा करने के लिए अगला साइंटिस्ट आएगा, देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यहाँ पर प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी और उसने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? प्लांक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण सतत रूप से नहीं कर सकता या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करता है। सतत रूप से नहीं करता बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। समझते हैं इस बात को, देखना सुनना। जैसे लाइट है, आप तक रोशनी पहुंच रही है, प्रकाश की किरणें पहुंच रही है, आपको लग रहा है ये कंटिन्यूअस एक किरण चल के आ रही है, पर ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स है, इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स है। हाँ, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ऊर्जा आप तक आ रही है और इनको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। जो प्रकाश आप तक पहुंच रहा है, जो लाइट आप तक पहुंच रही है, एनर्जी पहुंच रही है, ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है जिन्हें फोटोन या हिंदी में इनको क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटा। तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। अगर ये सीधी एक ही तरंग के रूप में होती है तो हम बोल देते हैं तरंग के रूप में आ रही है, और ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आ रही है, यानी टुकड़ों में आ रही है, हिस्सों में आ रही है, तो ये प्रकाश के साथ क्वांटीकृत ऊर्जा आ रही है। कैसी ऊर्जा? क्वांटीकृत। तो यही बात प्लांक ने बोली थी। सुनना क्या बोला प्लांक ने। ये जो ऊर्जा है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है जिन्हें प्रकाश जो होता है या फोटोन जो होता है द्वैत प्रकृति रखता है, और परंतु ये एक समय पर एक ही प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। जैसे अभी मैंने बोला ये तरंग है, ये तो क्या है? तरंग। और अभी मैंने बोला ये क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में या क्वांटा के रूप में। तो जो तरंग होती है, आप तरंग इस तरह से देखते हो, ये तरंग है। तो प्रकाश जो है इस तरंग वाली गति भी दर्शा रहा है और ये फोटोन वाली गति भी दर्शा रहा है। यानी प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? इसकी द्वैत प्रकृति होती है। और ये वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बना जब इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। यहां तक कि न्यूटन ने भी इस पर बहुत सारे वाद विवाद किए। न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था। जैसे न्यूटन तो जो मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा काम किया था इसने। तो आप देखते हो जैसे आप बॉल को दीवार पर मारते हो तो इधर से टकरा के इधर आ जाती है, तो सेम आप किसी दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरण डालते हो, लेजर लाइट डालते हो, तो इधर से टकरा के इधर आ जाती है। तो उसने वो जो नियम थे इस पर लागू कर दिए और कणिका सिद्धांत दे दिया था। लेकिन बाद में कणिका सिद्धांत फेल भी हुआ क्योंकि हर जगह लागू नहीं हो रहा था। अलग अलग साइंटिस्ट पर अलग अलग काम कर रहे थे। तो कुल मिला के कुछ साइंटिस्ट तो इस मत में चले गए कि जो प्रकाश होती है उसकी प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति? तरंग प्रकृति होती है। और कुछ साइंटिस्ट ने यह मत दिया कि प्रकाश की प्रकृति कण के रूप में होती है। यानी कुछ तो बोल रहे इस तरह से वेव के रूप में प्रकाश होता है, कुछ बोल रहे नहीं छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। और ये अपने प्रयोग करते हैं तो इस चीज को सही पाते हैं, और ये अपने प्रयोग करते हैं तो इस चीज को सही पाते हैं। यानी कुछ प्रयोग में प्रकाश की तो तरंग प्रकृति आ रही थी, कुछ प्रयोग में प्रकाश की कण प्रकृति आ रही है। तो वहां पर जो उस टाइम पे मैगजीन वगैरह चलती थी तो उनमें जो पत्रकार वगैरह थे उन साइंटिस्ट का मजाक उड़ाने लग गए और ऐसी बात छापने लग गए कि सोमवार मंगलवार बुधवार को तो प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को प्रकाश की जो होती है वो कण प्रकृति होती है। इस तरह से मजाक का विषय बन चुका था। वहां की मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला था उस वक्त पर। लेकिन बाद में बहुत सारे प्रयोगों से ये साबित हुआ कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, सही बात है, प्रकाश की कण प्रकृति होती है, सही बात है, लेकिन वास्तव में इसकी दोनों ही प्रकृति होती है। तो ये कैसे संभव है? एक ही पदार्थ की दो प्रकृतियां। हाँ, प्रकाश की जो प्रकृति होती है ये द्वैत प्रकृति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमेशा याद रखना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। लेकिन किसी एक प्रयोग को आप करते हो तो उसमें एक ही प्रकार की प्रदर्शित करती है ना। जैसे तरंग वाले अपने प्रयोग कर रहे थे तो इसमें तरंग प्रकृति दिख रही थी, और कण वाले अपने प्रयोग कर रहे थे, इनको कण प्रकृति दिख रही थी। सुनना, जैसे एक सिक्का है तो आप सिक्के को उछालते हो
तो सिक्के में हेड और टेल दोनों आता है, लेकिन सिक्का जमीन पर गिरेगा तो एक समय में आपको या तो हेड दिखाई देगा या फिर आपको एक समय में टेल दिखाई देगा। जैसे आपको सिक्के में हेड या टेल दिखाई दे रहा है, वैसे ही जब प्रकाश जो होता है, कोई एक्सपेरिमेंट में अपन देखना चाहते हैं इसकी प्रकृति, तो कण से संबंधित एक्सपेरिमेंट होगा तो उसकी कण प्रकृति दिखाएगा, और तरंग से संबंधित एक्सपेरिमेंट होगा तो उसकी तरंग प्रकृति दिखाएगा। वैसे ही सिक्के में हेड और टेल हकीकत में तो दोनों ही होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही दिखाई देता है। वैसे ही प्रकाश की कण और तरंग द्वैत प्रकृति होती है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही प्रकृति दिखाई देती है। ओके, प्रकाश की बोल दो या फोटोन की बोल दो, एक ही बात है। हाँ, और देखो और बात करते हैं, और क्या बोलता है क्वांटम प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा प्रकाश के वेग से गति करता है। देखो ये चीज जो है ये ध्यान रखना, प्रकाश गति कर रहा है तो ये फोटोन आ रहे चल के, तो आप कभी ये सोचो कभी कभी ये फोटोन रुकते भी होंगे। तो कोई पदार्थ जो होता है, आपेक्षिक कण जो होते हैं, आपेक्षिक कणों का विराम द्रव्यमान अलग होता है और इनका गतिज द्रव्यमान अलग होता है। आपेक्षिक कण मतलब के जो इलेक्ट्रॉन की बात कर लो या फोटोन की बात कर लो, ऐसे कण जो इनसे तुलना रखते हैं तो उनको आपेक्षिक कण बोल देते हैं। तो इनके लिए इनका जो द्रव्यमान दिया जाता है, इनकी गति करते समय अलग द्रव्यमान निकल के आता है, विराम अवस्था में इनका अलग द्रव्यमान निकल के आता है। तो इनका द्रव्यमान m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से दिया जाता है इनका गतिक द्रव्यमान, और m नॉट इनका विराम द्रव्यमान होता है। ये दूसरे आपेक्षिक कणों की बात है। लेकिन अगर फोटोन की बात कर ली जाए तो फोटोन के केस में इनका जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। आपको इसमें ज्यादा डीपली नहीं घुसना है, बस ये ध्यान रखना है फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। ओके, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य। यहाँ से बहुत ही प्यारी चीज निकल के सामने आ रही है जो आप बहुत ही गहराई से सोचो तो समझ में आती है। विराम द्रव्यमान शून्य होता है, इसका मतलब फोटोन कभी रुक नहीं सकते। आप ये नहीं सोचते सूरज की किरणें आए और रास्ते में सूरज की किरणें रुक गई होगी, ऐसे तो ऐसा कभी भी रुकती नहीं है, वो प्रकाश की गति से चलता रहता है। प्रकाश, फोटोन प्रकाश की गति से चलते रहते हैं। प्रकाश की गति c कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इससे ये चलते रहते हैं, रुकते नहीं है, क्योंकि इनका विराम द्रव्यमान तो शून्य होता है। तो किसी का द्रव्यमान शून्य हो जाए, ऐसा संभव है क्या? अगर द्रव्यमान शून्य हो जाए इसका मतलब उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। आज बोल दूं मेरा द्रव्यमान मान लो 50 किलो है, मैं बोल दूं मेरा द्रव्यमान शून्य है, तो शून्य इसका मतलब तो मैं अस्तित्व में ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर अस्तित्व में है तो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होना चाहिए। तो ये बात ये बोलना चाह रही है कि इनका विराम द्रव्यमान शून्य है। शून्य फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है कि अगर फोटोन विराम अवस्था में आ गया यानी कि रुक गया, इसका मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, फोटोन ही नहीं है, तो कुल मिला के रुकते नहीं है। अगर चल रहे तब तक या फोटोन है, रुक गए तो अस्तित्व ही नहीं है इनका। ये बात ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं, जनरल नॉलेज के लिए। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंस का, तो उन्होंने टाइम ट्रेवल के बारे में बताया था ना। तो टाइम ट्रेवल के लिए अपन थ्योरी वगैरह की बात करें तो उसमें आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से इसको समझा सकते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है, उससे अपन टाइम ट्रेवल की बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। यहीं पर ये जो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है ना, इससे भी हम टाइम ट्रेवल के बारे में, आपने सुना तो होगा टाइम ट्रेवल क्या होता है, समय यात्रा, यानी कि पास्ट में जाना है फ्यूचर में जाना, उसकी बात कर रहा हूं मैं ना। तो क्या ऐसा संभव है? तो देखो ये संभव है कि नहीं, यहाँ से पता चलता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना, शून्य, यानी फोटोन विराम नहीं रह सकता। हम टाइम ट्रेवल कब कर सकते हैं? कोई फोटोन गति कर रहा है, किससे? प्रकाश के वेग से, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। अगर हम अपनी स्पीड इतनी बना लें कि प्रकाश के वेग से भी हम आगे निकल जाए, फोटोन की गति से, प्रकाश की गति से हमारी गति आगे हो जाए, तो उस कंडीशन में हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे नहीं निकले तो हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो आज तक हम ऐसा कोई रॉकेट बना पाए या ऐसी कोई मशीन बना पाए जो प्रकाश के वेग से भी तेज चल सके? आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं बना, इसीलिए आज तक टाइम ट्रेवल संभव नहीं है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ बनता है जो प्रकाश के वेग से अधिक वेग प्राप्त कर ले और उस वेग से गति करे, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक वेग प्राप्त कर ले और उस वेलोसिटी से वो गति करे, तो इसका मतलब वो जो है पार्टिकल क्या कर लेगा, वो जो है टाइम ट्रेवल कर लेगा। ये थोड़ी भारी बात समझने में अजीब लगेगी, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। हाँ, यहाँ पर देखना फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये ध्यान रखना है, और प्रकाश के वेग से फोटोन गति करता है। प्रकाश का वेग कितना होता है ये ध्यान रखना चाहो तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और देखो आगे, हाँ, तरंग रूप में फोटोन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। अगर तरंग रूप की बात की जाए, जैसे मैंने बताया ना, प्रकाश की तरंग भी होती है और इसी कण प्रकृति भी होती है। अगर आप इसकी तरंग प्रकृति की बात करते हो तो इसकी जो ऊर्जा होती है ये समानुपाती होती है किसके? इसकी आवृत्ति के, जिसको म्यू से दर्शाते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? म्यू। तो इसकी आवृत्ति जो होती है, ऊर्जा जो होती है आवृत्ति के समानुपाती होती है, और समानुपाती चिन्ह हटता है तो ई बराबर एच म्यू हो जाता है। और एच जो होता है, इस एच को अपन क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लेमडा, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ई का फॉर्मूला निकल के आता है एच सी अपॉन में लेमडा, और यहाँ पर सी क्या है? प्रकाश का वेग है, सी प्रकाश का वेग। एच क्या है? एच जो है ये प्लांक जो है साइंटिस्ट, इसी ने एक स्थिरांक दिया था, तो ये प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। और ये लेमडा जो है ये तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य।
वेवलेंथ है ना, तरंग दैर्ध्य। अब आप सोचोगे ये तो सारी चीजें अजीब लग रही है, ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ये अभी जो म्यू जो है, ये म्यू क्या है, ये आवृत्ति है, तो ये आवृत्ति क्या होती है, सारी चीजें अजीब लग रही है। यहाँ पर ई क्या है, ऊर्जा है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो इनके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे, कब, जब तरंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें मैं इनको डिटेल से समझाऊंगा, तरंगे बना बना के दिखाऊंगा क्या चीज तरंग दे रही होती है, क्या आवृत्ति होती है, क्या आवर्तकाल होता है, सारी अपन तरंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, ई बराबर एच म्यू या ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, किसका, प्लांक वाले का फॉर्मूला है, किसके लिए, तरंग प्रकृति के लिए फॉर्मूला है। अगर कण प्रकृति की बात करें तो देखो प्लांक नहीं बोल रहा है कण प्रकृति के बारे में, मैं जी बता रहा हूँ, कण प्रकृति में जो इसकी ऊर्जा होती है ई बराबर mc स्क्वायर, ये कण प्रकृति के लिए ऊर्जा होती है। ओके, अब आप खुद सोच लेना ये किसने दिया होगा, अगर बोसो के दिमाग में आ गया होगा, किसका समीकरण है ये अल्बर्ट आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन समीकरण। ओके, ये आइंस्टीन भाई साहब ने समीकरण दिया था, वो क्या, ई बराबर mc स्क्वायर। अब देखना संवेग जो होता है, ये अपन गति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, संवेग जो होता है P बराबर वो hv होता है, P बराबर mv, m जो होता है ये द्रव्यमान होता है और v जो होता है ये वेग होता है। तो यहाँ पर अपन E को क्या लिख सकते हैं, E बराबर m c स्क्वायर को c इंटू सी लिख सकते हैं, और ये c क्या है, c तो प्रकाश का वेग है, तो कुल मिला के m इंटू वी यानी वेग वाली बात हो गई, तो यहाँ पर इसको P लिख सकते हैं, तो E बराबर pc, E बराबर pc, ये भी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कण प्रकृति के लिए। यहाँ पर जो बात करें c क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल बोल दो, यहाँ पर P क्या है, P संवेग है, और E क्या है, ऊर्जा है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, कण प्रकृति किसमें दिखती है, तो प्रकाश की कण प्रकृति फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिखती है, जिसके ऊपर अल्बर्ट आइंस्टीन ने काम किया था, और कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है उसके अंदर भी इसकी दिखाई देती है। ये तरंग प्रकृति प्रकाश की किसमें दिखती है, तो व्यतिकरण, विवर्तन, ये जो सारी चीजें होती है इनमें क्या इसकी कण प्रकृति, तरंग प्रकृति इसकी नजर आती है। तो ये थी प्लांक समीकरण, प्लांक की सारी बातें, और भी करेंगे इन पर चर्चाएं अगली क्लास में। कल की क्लास में हम अगला कोई सिद्धांत लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।